गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का पहला टॉपिक देखते हैं हम आज, जो कि है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। तो यूनियन कैबिनेट ने ये PMSSN जो है एक फ़ंड है, एक नॉन लैप्सेबल फ़ंड है एक तरह से, इसको जो है अप्रूवल दे दिया है। और इस फंड में होगा क्या कि जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है आपके इनकम टैक्स पे करने के ऊपर, आपको एक जो है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पे करना पड़ता है ओवर एंड अबव योर टैक्स लिमिट। जो टैक्स की पेमेंट है उससे कुछ ऊपर आपको एक सेस पे करना पड़ता है। तो जो उससे प्रोसीड्स जो इकट्ठी होती हैं गवर्नमेंट के पास, उस प्रोसीड्स को इस फंड में डाला जाएगा। ठीक है, अब इस फंड से क्या यूज़ करेंगे? ठीक है, इस फंड का यूज़ किया जाएगा जितनी भी गवर्नमेंट की जो हेल्थ रिलेटेड स्कीम्स हैं, जैसे आयुष्मान भारत जो है, फिर जो है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का आयुष्मान भारत जो स्कीम है, नेशनल हेल्थ मिशन, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। अब ये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना क्या है? 2003 की एक स्कीम है जिसके अंदर एम्स जो है वो बनाने की बात की जा रही है स्टेट्स में। फिर जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उनको, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की बात की जाती है स्कीम में। तो ये सारी स्कीम्स में जो है, जो इनकी फ़ंड रिक्वायरमेंट्स है वो इसी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को लगाया गया था इनकम टैक्स के ऊपर 2018 के बजट में। तो जो उससे जो पैसा इकट्ठा हुआ है वो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि इस फंड में जमा हुआ किया करेगा। ठीक है, अब ये नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड है और ये पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया जो है उसके अंदर इसको बनाया गया है। ठीक है, अब इसको मेंटेन कौन करेगा इस फंड को? हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, जितने भी जो इन स्कीम्स, जो ये ऊपर की जितनी स्कीम्स दी हुई हैं, ये जितना भी इस पर खर्चा आएगा, पहले जो है वो सारा खर्चा जो है वो इस फंड में से लिया जाएगा। और अगर आगे ज़रूरत पड़ रही है और ख़र्चा करना है, तब जो है जो बजटरी सपोर्ट मिलता है हेल्थ मिनिस्ट्री को, उसमें से पैसा लिया जाएगा। ठीक है, अब इसका जो है बेनिफिट देख लो। एनहांस्ड एक्सेस टू यूनिवर्सल एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर थ्रू अवेलेबिलिटी, और मतलब कि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हो जाएंगे गवर्नमेंट के पास। एक तरह से अच्छी तरह से हम यूटिलाइज़ कर पाएंगे जो रिसोर्सेज हम हेल्थ और एजुकेशन सेस के नाम से इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि 4% जो है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस गवर्नमेंट ने लगाया है हमारे इनकम टैक्स जो पे करते हैं उनके ऊपर, डायरेक्ट इनकम टैक्स के जो पे करते हैं। समझ लो अगर आपका 100 रुपीज़ जो है, अगर आप इनकम टैक्स पे कर रहे हो तो आपको 4 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं जो कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस में जाते हैं। ठीक है, तो वही जो आपने 4 रुपीज़ पे किए, जितने भी लोग पे करते हैं वो सारे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि में एक फ़ंड में इकट्ठे होंगे और इसी फंड का यूज़ जो है गवर्नमेंट हेल्थ के जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर लगाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर एक पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया जो है वो न्यू मेंशन है। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया क्या है। तो आर्टिकल 266 के अंदर जो है पब्लिक अकाउंट को मेंशन किया गया है और ये होता क्या है कि गवर्नमेंट ने एक तरह से ट्रस्टी बनकर जो पैसा इकट्ठा किया हुआ है, जो प्रोविडेंट फंड में, स्मॉल सेविंग्स कलेक्शन में, या फिर रोड डेवलपमेंट के नाम पे, प्राइमरी एजुकेशन के नाम पे सेस लगा के या रिजर्व्स या फंड्स बना के, मतलब वो पैसा गवर्नमेंट का नहीं है, उसने गवर्नमेंट ने किसी एज अ ट्रस्टी उसको इकट्ठा किया हुआ है। जैसे प्रोविडेंट फंड, वो पैसा आपका होता है। ठीक है, स्मॉल सेविंग्स अकाउंट जो होता है वो आपका पैसा होता है, बट वो जमा गवर्नमेंट के पास होता है। तो गवर्नमेंट इज एक्टिंग लाइक अ ट्रस्ट ऑन बिहाफ ऑफ यू, और वो पैसा आपको कभी ना कभी वो वापस करेगी गवर्नमेंट। या गवर्नमेंट क्या करती है, सेस लगाती है। ठीक है, तो वो पैसा भी जो है वो किसी ना किसी पर्पस, अब वो सेस जो होता है वो हमेशा किसी ना किसी पर्पस के लिए होता है। जैसे ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, ये हमारे हेल्थ और एजुकेशन जो सेक्टर है उसके लिए इकट्ठा किया जा रहा है। तो ये जो है सारे फंड्स जो हैं ये पब्लिक अकाउंट में जाके इकट्ठे होते हैं। ठीक है, ये पैसा गवर्नमेंट को बिलोंग नहीं करता, गवर्नमेंट को बिलोंग नहीं करता ये पैसा, ये याद रखो। ठीक है, अब ये पैसा क्योंकि गवर्नमेंट का नहीं है, ठीक है, ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा नहीं है, और ये जो है हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में भी नहीं जाता। ये पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया का जो पैसा है वो, मतलब क्या हुआ, लोगों का पैसा जो है उसको, इसीलिए गवर्नमेंट एक ट्रस्टी की तरह एक्ट कर रही है। तो इसलिए जो है पार्लियामेंट्री ऑथराइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें से कुछ पेमेंट करने के लिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है ज़्यादातर कि कोई टैक्स लगाने की बजाय जो है एक सेस लगा देती है। ठीक है, अब सेस का एक फ़ायदा क्या होता है कि जो सेस में जो पैसा इकट्ठा होता है गवर्नमेंट के पास, उसको, उस पैसे को इकट्ठा जो भी गवर्नमेंट करती है, जैसे ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ही आप लगा लो, तो जो भी पैसा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इकट्ठा करेगी, इसको स्टेट्स के साथ शेयर नहीं करना पड़ेगा, ये सारा पैसा सेंटर के पास रहेगा। ऑफ कोर्स सेंटर का पैसा नहीं है ये, बट
इसको शेयर नहीं करना पड़ेगा। इस ट्रस्ट एक तरह से सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इसकी ट्रस्टी रहेगी, और ये पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो किसी पर्पज़ के लिए, जैसे कि हेल्थ एंड एजुकेशन के पर्पज़ के लिए इसको खर्च कर सकती है। ठीक है, अब 5 मेजर हेड्स होते हैं इस अकाउंट्स में, पब्लिक अकाउंट में, जैसे कि स्मॉल एंड सेविंग अकाउंट्स, प्रोविडेंट फंड या अदर अकाउंट्स। ठीक है, अब जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, जो हेल्थ एंड एजुकेशन का जो फंड बनाया जा रहा है, जो ये हमारा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि, ये हमारा रिजर्व फंड, जो सेकंड जो है हमारा ये रिजर्व फंड्स, इसके अंडर इसको बनाया जाएगा। फिर है डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस, सस्पेंस एंड मिसलेनियस और रेमिटेंसेस। तो अलग अलग तरह के अकाउंट्स हैं जो कि पब्लिक अकाउंट में जो है उसके अंडर आते हैं। तो इसमें जो सेकंड नंबर में हमने रिजर्व फंड देखा है, इसके अंडर ही जो है ये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि जो है इसके अंडर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है साइबर क्राइम वॉलंटियर फ्रेमवर्क। होम मिनिस्ट्री ने अभी लोकसभा को बताया है कि उन्होंने जो साइबर वॉलंटियर प्रोग्राम है उसको रोल आउट करना शुरू कर दिया है। अब ये साइबर हाइजीन प्रमोशन के लिए इसको बनाया जा रहा है। अब साइबर हाइजीन क्या होता है कि सफाई करना साइबर स्पेस की, ठीक है, जो आपकी सोशल मीडिया है या जितनी भी साइबर स्पेस है उसकी सफाई करने का एक तरह से ये अभियान है। ठीक है, अब सफाई मतलब कि क्राइम फ्री बनाना साइबर स्पेस को, ताकि जो हैं लोग सेफ फील कर सकें और साइबर हमारी जो स्पेस है वो सेफ़ रहे लोगों के लिए। इसके लिए जो है ये प्रोग्राम चलाया गया है। अब इसके अंदर होगा क्या कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल गवर्नमेंट ने अगस्त 2019 में लॉन्च की थी, उसके अंडर ही ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके अंदर कुछ वॉलंटियर्स होंगे आपके या मेरे जैसे लोग, जो कि गवर्नमेंट को इस बारे में अवगत कराएंगे कि ये गलत चीज़ जो है ये साइबर वर्ल्ड में चल रही है, ये सोशल मीडिया पे गलत शेयर किया जा रहा है या ये एक क्रिमिनल एक्ट किया जा रहा है, किसी को अब्यूज़ किया जा रहा है। तो ये लोग जो हैं गवर्नमेंट को कंटेंट फ्लैग करके देंगे कि ये कंटेंट सही नहीं है, और अगर गवर्नमेंट की लॉ एजेंसीज़ को लगता है कि ये वो कंटेंट सच में सही नहीं है तो वो उस कंटेंट का रिमूवल करेंगे, और इन केस अगर कुछ क्रिमिनल केस आगे परस्यू करने की ज़रूरत है तो गवर्नमेंट जो है वो जो है क्रिमिनल केस भी परस्यू करेगी। ठीक है, अब ये जो लोग हैं, जो ये वॉलंटियर्स जो आपके और मेरे जैसे हैं, इनको एनरोल किया जा रहा है इसी प्रोग्राम के लिए कि ये गवर्नमेंट को बताएंगे कि कैसे जो है साइबर हाइजीन जो है हम इंटरनेट पे हम प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह से साइबर स्पेस को सेफ बनाने के लिए ये पूरा प्रोग्राम है। अब ये है क्या, इसको हम कहते क्या हैं, ये एक तरह से लेटरल सर्वेलेंस है। लेटरल सर्वेलेंस किसको कहते हैं, जब सिटीजन्स को ही दूसरे सिटीजन्स के ऊपर नज़र रखने के लिए कहा जाता है, उसको हम कहते हैं लेटरल सर्वेलेंस। ठीक है, सिटीजन्स वॉचिंग ओवर वन अनदर, इट इज़ कॉल्ड लेटरल सर्वेलेंस। कन्वेंशनल सर्वेलेंस में क्या होता है कि एक वर्टिकल रिलेशनशिप होता है। वर्टिकल रिलेशनशिप कैसे कि एक बड़ी गवर्नमेंट जो आपसे स्टेचर में बड़ी है, वो सिटीजन्स के ऊपर नज़र रख रही है। एक पावरफुल स्टेट, एक पावरफुल गवर्नमेंट और एक जो सिटीज़न के ऊपर नज़र रख रही है, तो एक वर्टिकल रिलेशनशिप है ना। ठीक है, अब रैंक में आपसे बहुत बड़ी है गवर्नमेंट या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, वो सिटीजन्स के ऊपर नज़र रख रही है, तो ये एक वर्टिकल रिलेशनशिप है। ठीक है, लेकिन लेटरल सर्वेलेंस में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल जो है सर्वेलेंस है, ये एक तरह से कि सिटीजन्स एक दूसरे के ऊपर, जो हम सब एक दूसरे के हम सब इक्वल हैं, हम एक दूसरे के ऊपर नज़र रख रहे हैं कि आप कहीं कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे साइबर स्पेस में। तो एक दूसरे के ऊपर जो नज़र रखने की जो ये हमारी सर्वेलेंस है हमारी, एक तरह से इसको हम कहते हैं लेटरल सर्वेलेंस। ठीक है, अब ये जो है पीयर टू पीयर सर्वेलेंस भी कहते हैं इसको, सोशल सर्वेलेंस भी कहते हैं, लेटरल सर्वेलेंस भी कहते हैं। ठीक है, अब जो हमारी कन्वेंशनल सर्वेलेंस होती है जिसमें गवर्नमेंट लोगों के ऊपर नज़र रखती है, उसमें एक इम्बैलेंस ऑफ पावर होता है। ठीक है, क्योंकि जो सर्वेलेंस कर रहा है, मतलब जो गवर्नमेंट है वो बहुत पावरफुल है और सिटीजन एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट उतना पावरफुल नहीं होता, तो इसलिए एक इम्बैलेंस ऑफ पावर आ गया इसमें। ठीक है, लेकिन लेटरल सर्वेलेंस में क्या है, सिटीजन भी उतना ही सिटीजन जितने भी हैं वो सब सिमिलर फॉर्म ऑफ पावर होल्ड करते हैं। ठीक है, तो इम्बैलेंस ऑफ पावर नहीं रहता उसके अंदर। अब इसके फेवर में आर्ग्यूमेंट क्या है कि क्यों ये ज़रूरी है, क्यों अच्छा है ये। इससे क्या होगा, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो रही है। अभी हमने कुछ टाइम पहले कम्युनिटी पुलिसिंग भी पढ़ा था ना। ठीक है, तो एक तरह से कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो रही है, इससे रिलेशनशिप जो है वो नेबर्स के बीच में स्ट्रेंथन होगा। ठीक है, अब आप एक एग्जाम्पल लो। ठीक है, आपके मोहल्ले में
लोग अगर एक दूसरे के ऊपर ही नज़र रखना शुरू कर दें कि आप समझ लो आपका पड़ोसी आप पे नज़र रखे कि आप कोई क्रिमिनल एक्ट तो नहीं कर रहे, और आप अपने पड़ोसी पे नज़र रखो कि वो कोई क्रिमिनल एक्ट तो नहीं कर रहा, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा ना क्राइम को टैकल करने के लिए। और इससे क्या होगा, एक तरह से सिटीज़न जो है पार्टिसिपेट भी कर रहा है कम्युनिटी पुलिसिंग में, और एक तरह से सोशल लाइफ में वो पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक अच्छा भी हो सकता है एज पर द आर्ग्यूमेंट ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन कंसर्न्स क्या हैं इस लेटरल सर्वेलेंस के? इससे क्या होगा, एक कल्चर ऑफ सर्वेलेंस आता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि आप हमेशा, अब ये एग्जांपल हम जो साइबर स्पेस का छोड़ दो, जो मैंने आपको एग्जांपल आपके मोहल्ले का दिया है उसी के बारे में सोचो। आप जब आप और आपका जो नेबर है एक दूसरे को हमेशा ही डिस्ट्रस्ट की नज़र से देखोगे ना, कि मुझे इसके ऊपर नज़र रखनी है क्योंकि ये कुछ ना कुछ गलत कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपका जो नेबर है वो आपके ऊपर परमानेंट नज़र रखेगा, तो इससे एक तरह से सोशल डिस्ट्रस्ट पैदा होता है, ठीक है। तो ये कल्चर ऑफ सर्वेलेंस जब आएगा सोसाइटी के अंदर, तो लोग एक दूसरे के ऊपर शक करना शुरू कर देंगे, ठीक है। और इससे सोशल एक्सक्लूजन हो सकती है, ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है कि एलजीबीटी कम्युनिटी में ना, साउथ कोरिया में एक एलजीबीटी कम्युनिटी का एक एरिया था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस आ रहे थे, ठीक है। तो क्या हुआ, जब ये कोरोना वायरस के केसेस एक ही कम्युनिटी वाले एरिया में से ज़्यादा आने लगे, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो एलजीबीटी कम्युनिटी के अगेंस्ट हो गए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि तुम्हारे एरिया से सबसे ज़्यादा केस आ रहे हैं, ठीक है। तो एक तरह से सोशल एक्सक्लूजन होगी, जब लोग एक दूसरे के ऊपर नज़र रखने लगेंगे तो जो है डिस्क्रिमिनेशन आएगी अगेंस्ट माइनॉरिटी ग्रुप्स, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा संकट हो सकता है इन सोशल लाइफ, ठीक है। फिर एक कल्चर ऑफ हेट, फेयर और कांस्टेंट सस्पिशन आएगा एक एनिमी के खिलाफ। अब आप सोचो कि अगर हम सिटीजन्स को कहें कि आपने अपने आसपास टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र रखनी है, ठीक है। तो आपको अभी क्या है कि एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है ना, कि एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग ही जो हैं वो टेररिज्म में एंगेज होते हैं, ठीक है। तो चाहे वो, अगर वो आपके मोहल्ले में वो कम्युनिटी के लोग रहते हैं, चाहे वो उसमें इन्वॉल्व ना भी हों, बट एक तरह से हमने क्या कर दिया, एक परमानेंट सस्पिशन डाल दिया एक एक सो कॉल्ड एनिमी के खिलाफ, ठीक है। अब परमानेंट जो है कल्चर ऑफ हेट उससे पैदा होगा, फेयर पैदा होगा उस कम्युनिटी के खिलाफ, और जो है एक तरह से जब ये नज़र रखने की बात होएगी तो है हमारा सबसे पहला शक उसी कम्युनिटी के लोगों के खिलाफ, या माइनॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ के लोगों के खिलाफ ही जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक और है कि इंक्रीज इंटॉलरेंस होगी, प्रेजुडिस होगा, जेनोफोबिया होगा और कास्टिज्म होगा, ठीक है। अब जेनोफोबिया क्या होता है कि कि फॉरेनर्स का आपकी कम्युनिटी में आपको पसंद ना हो आना, तो उसको हम कहते हैं जेनोफोबिया, ठीक है। तो उससे क्या होगा, अब जो ये कम्युनिटी पुलिसिंग एक तरह से है, ये लेटरल सर्वेलेंस से क्या होगा कि आपस में हेटरेट बन रही है, ठीक है। आप हमेशा परमानेंट एक दूसरे को एक दूसरे को शक की नज़र से देख रहे हो, उससे इनटॉलरेंस आ रही है, ठीक है। फिर जेनोफोबिया आ रहा है, कोई भी अगर आपके मोहल्ले में बाहर से आके रहना शुरू करता है तो आप सारे लोग उसके ऊपर एक तरह से नज़र रखोगे, तो आपको उससे एक तरह से कल्चर ऑफ हेट आएगा कि हाँ ये हमें इस पर शक है, ठीक है। फिर आप लोगों को कास्ट में देखना शुरू करोगे, ठीक है। एक तरह से आप लोगों को छोटी आइडेंटिटीज़ में देखना शुरू करोगे एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स और नेशनल आइडेंटिटी, ठीक है। तो जब आप छोटी आइडेंटिटी में उसको देखना शुरू करोगे तो एक तरह से नफरत पैदा होगी और कम्युनिटीज़ में आपस में लड़ाई होने के चांस होंगे और सोशल फैब्रिक हमारा डिस्टर्ब होना शुरू होगा उससे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आईएनएस करांज। तो जो हमारी थर्ड स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो है आईएनएस करांज, जो कि आईएनएस कलवारी जो है हमारी जो एक तरह से जिसमें जो है सबमरीन्स बननी है, तो उसमें जो थर्ड जो हमारी स्टेल्थ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है आईएनएस करांज, उसको भी रिसेंटली कमीशन किया गया है एट नेवल डॉकयार्ड मुंबई में, ठीक है। अब ये वेस्टर्न नेवल कमांड का पार्ट बनेगी। अब करांज जो है बेसिकली ये 1969 की एक सबमरीन थी जिसको 2003 में डीकमीशन कर दिया गया। उसी नाम पर दोबारा एक सबमरीन आईएनएस करांज को अभी रिसेंटली कमीशन किया गया, ठीक है। तो डिटेल्स देख लेते हैं। 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स बननी है अंडर प्रोजेक्ट 75, ये हमने पहले भी पढ़ा है इसके बारे में। आईएनएस कलवारी जो है सबसे पहली है, ठीक है। तो ये आईएनएस कलवारी क्लास ऑफ सबमरीन्स जो 6 सबमरीन्स बननी है, तो उसके अंदर जो है ये थर्ड वाली जो है हमने आईएनएस करांज जो है उसको भी रिसेंटली अभी जो है हमने कमीशन किया है, ठीक है। तो
इसका बैकग्राउंड देखते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स ये आप देख लेना, इट्स नॉट, ये हम इसको अब आगे भी कवर करेंगे, बट ये मैंने इसको नहीं पढ़ा जानबूझकर, बिकॉज वी आर गोइंग टू कवर इट अहेड इन दिस पैराग्राफ। तो जो हमारी INS करांज है ये थर्ड है अमंग दी INS का जो है कलवारी, जो हमारी क्लास सबमरीन्स हैं, जो 6 बननी है, आपने देखा ना 6 स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन्स बननी है, तो उसमें जो थर्ड नंबर की है वो INS करांज को भी कमीशन किया गया है, ठीक है। INS कलवारी जो सबसे पहली थी उसको अक्टूबर 2015 में कमीशन किया गया। फिर INS खंदेरी जो थी उसको सितंबर 2019 में कमीशन किया गया। INS करांज को अब किया जा रहा है। फोर्थ सबमरीन जो थी INS वेला, उसको हमने मई 2019 में कमीशन किया। फिफ्थ को हमने INS वागीर जो थी, जो उसको नवंबर 2020 हमने भी किया भी था, 12 नवंबर के आसपास आई थिंक इसको हमने कवर किया था। तो जो है इसको नवंबर 2020 में कमीशन किया, लॉन्च किया गया बेसिकली। और INS वगशीर जो रह गई है वो अब अभी आउटफिटिंग के स्टेज में है, वो भी कुछ टाइम में लॉन्च हो जाएगी और कमीशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये 6 सबमरीन्स हैं, कलवारी, खंदेरी, करांच, वेला, वगीर और वगशीर। अब ये जो हैं इसमें इसको हम क्यों कलवारी क्लास ऑफ सबमरीन कहते हैं, बेसिकली जो फर्स्ट सबमरीन होती है, जिसको जो बाकी सारी सबमरीन है वो उसी का ही मॉडल एक तरह से फॉलो कर रही होती हैं, उसी के ही तरह से बनी होती है, तो इसलिए हम जो है फर्स्ट सबमरीन के नाम पे ही बाकी जो है सबमरीन्स उनके क्लास को हम नाम दे देते हैं, ठीक है। अब जो है लॉन्च और कमीशनिंग में फ़र्क क्या होता है। लॉन्च का मतलब होता है कि डॉक यार्ड से वाटर में उसको डालना सबमरीन को, ठीक है, कि जहाँ पर वो कंस्ट्रक्ट हो रही है सबमरीन या फिर जो भी वेसल जो है, शिप भी हो सकता है वो, ठीक है, तो उसको हम डॉक यार्ड में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसकी, ठीक है। जब वो बन जाती है तो उसको हम पानी में जब डालते हैं तब उसको हम कहते हैं कि उसको लॉन्च कर दिया है हमने, ठीक है, कि वो पानी में आ चुकी है। लेकिन जब वो सर्विस में आती है, जब उसका सर्विस में मतलब इंडियन नेवी जब उसका यूज़ करने शुरू करेगी, तब हम कहते हैं कि अब उसकी कमीशनिंग हो गई है, अब वो शिप जो है वो यू अंडर एक्टिव सर्विस आ गई है, ठीक है। तो समझ आ गया ना फ़र्क लॉन्च और कमीशनिंग में, ठीक है। तो ये अब क्या हुई है, ये कमीशन हुई है, मतलब ये एक्टिव सर्विस में आ गई है, वेस्टर्न नेवल कमांड की सबमरीन फ्लीट में ये आ गई है, ठीक है। नेमिंग ऑफ द वेसल, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रुप ऑफ वेसल्स हैं जो कि जिनका सेम मेक है, पर्पस डिस्प्लेसमेंट सिमिलर से जो होते हैं, तो उसमें जो फर्स्ट वेसल होता है उसके नाम पे ही बेसिकली नाम रख दिया जाता है। जैसे कि जो ये फर्स्ट वेसल इसमें कलवारी था तो उसका नाम कलवारी क्लास ऑफ सबमरीन्स लग दिया गया, ठीक है। कलवारी का मतलब क्या था, एक फ़िश है टाइगर शार्क, उसको हम कहते हैं कलवारी, ठीक है, उसके नाम पर ही रखा है कलवारी। फिर वागीर जो थी वो भी एक फ़िश के नाम पर थी, वो सैंड फिश थी, ठीक है। खंदेरी जो थी वो एक आइलैंड फोर्ट बनाया था छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने, तो उसके नाम पे खंदेरी का नाम रख दिया गया। अब जो हमारी जो एक कारांज जो अब ये कमीशन हुई है, ये एक आइलैंड है साउथ मुंबई में, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है, ठीक है। टेक्निकल डिटेल्स देख लेते हैं थोड़ी सी। ये स्कॉर्पिन क्लास ऑफ सबमरीन्स हैं जो हमारी फ्रेंच डिफेंस मेजर ग्रुप जो था, नेवल ग्रुप था DCNS, और जो स्पेनिश स्टेट ओन्ड एंटिटी थी नवांशिया, उनके साथ उन्होंने जो डिज़ाइन और डेवलप करके इंडिया को $3.75 बिलियन में डील हुई थी, और उसके डिज़ाइन को हम फॉलो करके ये स्कॉर्पिन क्लास ऑफ सबमरीन्स जो हमारा मसगांव जो है, जो हमारा नेवल डॉकयार्ड है, ये बना रहा है इसको, ठीक है। तो ये बेसिकली डीजल इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन सिस्टम्स पे चलती हैं ये सबमरीन्स, ठीक है। अब इसका बहुत ज़्यादा इसके यूजेस हैं। ये नेवल कॉम्बैट में काम आती हैं, जैसे कि एंटी वॉरशिप या एंटी सबमरीन ऑपरेशंस में, इंटेलिजेंस गैदरिंग में, सर्वेलेंस में, नेवल माइन लेंगे, ये सारे के सारे जो इसके फीचर्स हैं, ठीक है। अब इसके अंदर ना एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम होता है, जिसमें क्या होता है कि जो ये नॉन न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं वो बहुत लंबे टाइम तक बिना ऊपर आए नीचे रह सकती हैं, क्योंकि वो सरफेस ऑक्सीजन की उसको ज़रूरत जल्दी नहीं पड़ती, ठीक है। अब न्यूक्लियर क्लास सबमरीन्स में क्यों, तो क्या होता है कि वो नीचे ही ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर लेते हैं अपना, लेकिन ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम में नॉन न्यूक्लियर सबमरीन्स भी जो हैं वो ऑक्सीजन जो है वो अपने आप प्रोड्यूस कर लेती हैं, और बहुत लंबे टाइम तक वो सब जो है एक तरह से सी के अंदर रह सकती हैं, ठीक है। अब बहुत सारे तरह से ये इसके अंदर वेपन सिस्टम्स लगे हैं, बहुत सारे अलग अलग से टॉर्पीडोज़ लगे हैं, मिसाइल्स लगे हैं, ठीक है। अब जो हमारी ये बेसिकली करांज जो सबमरीन है, इसके अंदर वायर गाइडेड टॉर्पीडोज़ लगे हैं, सब सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स लगे हुए हैं, सो दैट हमारे जो एनिमी फ्लीट है उसको हम टारगेट कर सकें, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दुस्तलिक। अब इंडिया और पाकिस्तान ने इंडिया एंड उज़्बेकिस्तान ने जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की है दुस्तलिक 2,
अब रिसेंटली ये हो रही है रानीखेत उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये सेकंड एडिशन है, इससे पहले जो एडिशन था वो नवंबर 2019 में हो चुका है। ये उसका बिकॉज बीच में कोरोना आ गया था, तो उसके बाद जो सेकंड एडिशन है इसका वो अब कंडक्ट किया जा रहा है। ये काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म जो है वो ऑपरेशंस जो हैं वो हम जॉइंटली उज़्बेकिस्तान की आर्मी के साथ कर रहे हैं बेसिकली। और यहाँ पर मैंने आपको थोड़ी से जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो इंडिया की हैं अदर कंट्रीज़ के साथ वो शेयर कर दिया उसकी लिस्ट, सो आप याद रखना है, ठीक है। बिकॉज ये कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्री में, तो ये आपको एक बार याद हो जाएगा, तो इट्स वेरी गुड फॉर यू, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कोणार्क सन टेम्पल। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो कोणार्क जो हमारा सन टेम्पल है कोणार्क में उसकी कंजर्वेशन करने लग गया है, ठीक है। तो अब ये कोणार्क सन टेम्पल जो है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हमारी उड़ीसा स्टेट में लोकेटेड है। पुरी जो हमारी जो है स्टेट जो सेक्रेड सिटी है पुरी, जो आपको पता है जगन्नाथपुरी, उसके बिल्कुल पास में है। और ये सन गॉड जो सूर्य है उसको डेडिकेटेड है ये टेम्पल, ठीक है। तो अब इसमें है 24 व्हील्स हैं, एक तरह से इस टेम्पल को ऐसे बनाया गया है जैसे कि एक चैरियट है ये और ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो मतलब इसके अंदर 24 व्हील्स हैं, 12 एक साइड 12 दूसरी साइड, ठीक है। और 7 हॉर्सेज इसको चला रहे हैं। ये एक ऐसा सा टेम्पल बनाया गया है, ठीक है। अब ये कब बना था? 1250 AD में इसको बनाया गया था, जब ईस्टर्न गंगा किंग नरसिम्हा देवा वन थे, ठीक है। तो अब कहा जाता है कि जो ये 24 व्हील्स हैं इनका ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, 24 आवर्स इन अ डे। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि शायद ये 12 मंथ्स जो है हमारे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 7 हॉर्सेज जो है हमारे 7 डेज ऑफ द वीक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ जो सेलर्स थे पहले वो कहते थे कि इस टेम्पल को वो ब्लैक पगोडा बोलते थे, बिकॉज जो है दिस टेम्पल वॉज सपोज टू ड्रॉ शिप्स इन टू द शोर एंड कॉज शिपरेक्स, मतलब कि शिप को अपने पास बुलाता था और शिप को डिस्ट्रॉय कर देता था ये टेम्पल, तो इसको ब्लैक पगोडा बोलते थे वो सेलर्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक है वो है वायरस पासपोर्ट। तो चाइना ने एक सबसे पहला वर्ल्ड में कंट्री बनी है जिसने एक हेल्थ सर्टिफिकेट प्रोग्राम निकाला, और जो कि होगा क्या कि जो चाइनीज़ इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं उनको एक पासपोर्ट, एक तरह से एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि वो कोरोना फ्री हो चुके हैं और वो आगे इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। अब बेसिकली इसमें होगा क्या कि अगर यूज़र जो है वो जो मतलब पर्सन है जो जिसके पास ये सर्टिफिकेट जो अप्लाई करना चाहता है, अगर उसकी वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गई है या फिर उसके वायरस के जो टेस्ट रिजल्ट्स जो हैं वो नेगेटिव आ रहे हैं, या फिर उसने कभी पहले वायरस को कॉन्ट्रैक्ट किया और अब वो उससे इम्यून हो गया है कुछ टाइम के लिए, तो उसको ये हेल्थ सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि येस यू कैन गो अहेड एंड ट्रैवल इन चाइना और इवन इंटरनेशनली, ठीक है। तो ये अभी मैंडेटरी तो नहीं है चाइना में, बट हो सकता है आने वाले टाइम में जैसे जैसे वैक्सीनेशन बढ़ती जाएगी तो सारी कंट्रीज़ जो हैं ये, जिसको हम इम्यूनिटी पासपोर्ट भी बोलते हैं, ये चाइना ने इसको वायरस पासपोर्ट बोला है, ठीक है। तो ये इम्यूनिटी पासपोर्ट हो सकता है आने वाले टाइम में ये मैंडेटरी कर दिया जाएगा, ठीक है। अभी इम्यूनिटी पासपोर्ट होते क्या हैं, ठीक है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट्स होंगे जिससे क्या होगा कि जो है कंट्रीज़ में, समझ लो इंडिया में अगर कोई पर्सन आ रहा है और वो उसके पास ये इम्यूनिटी पासपोर्ट है, तो हम ये अश्योर हो सकते हैं कि येस दिस पर्सन इज़ नॉट कोरोना पॉजिटिव एंड वी कैन अलाउ दिस पर्सन टू गो अहेड एंड ट्रैवल इन आर कंट्री, ठीक है। तो इम्यूनिटी पासपोर्ट किस किस को मिल सकता है, या तो आपकी वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गई हो, ठीक है, या फिर आपको कभी ना कभी ये जो है डिसीज़ हुई हो कोविड जो है, क्योंकि उसके बाद क्या होता है एक नेचुरल इम्यूनिटी आ जाती है कुछ टाइम के लिए, तो उन लोगों को भी ये इम्यूनिटी पासपोर्ट्स मिल सकते हैं कि येस दे आर नॉट गोइंग टू स्प्रेड द डिसीज़ इन योर कंट्री, सो प्लीज़ अलाउ दीज पीपल टू ट्रैवल इन योर कंट्री, ठीक है। तो अब इसको कह रहे हैं आने वाले टाइम में कहा जा रहा है कि ये प्री रिक्विजिट हो जाएंगे ग्लोबल ट्रैवल के लिए, ठीक है। जैसे अभी क्या होता है येलो फीवर के लिए आपको एक येलो फीवर कार्ड बनाना पड़ता है कुछ कंट्रीज़ में, वेस्ट अफ्रीका की कंट्रीज़ में जाने के लिए। अब उसमें क्या होता है कि आपको एक इंजेक्शन लगाना पड़ता है, एक तरह से वैक्सीनेट होना पड़ता है, फिर उसके जैसे 10 डेज़ के बाद या आप कुछ टाइम बाद जो है वहाँ पर ट्रैवल कर सकते हो वेस्ट अफ्रीका में, खासकर जो है घाना वगैरह जो एरिया है वहाँ पर अभी भी येलो फीवर चलता है। तो वहाँ पर आपको अपने एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, वो भी इम्यूनिटी पासपोर्ट की तरह ही होता है कि येस आई एम वैक्सीनेटेड एंड आई कैन कम टू दिस प्लेस, ठीक है। अब इसमें इश्यूज़ क्या हैं, इम्यूनिटी पासपोर्ट्स अगर हम इस जो ये स्कीम अगर पूरे वर्ल्ड वाइड चलेगी तो इसमें इश्यूज़ क्या होंगे कि दुनिया दो लोगों के एक और मतलब पहले ही हमारे जो लोग हैं उसमें इतनी ज़्यादा फॉल्ट लाइन्स है, इतनी ज़्यादा एक तरह से इनइक्वालिटी है, तो दुनिया दो और ग्रुप्स में बंट जाएगी
दोज पीपल हु आर इम्यून टू दिस डिसीज़ एंड दोज हु आर नॉट, ठीक है। तो लोग इसमें क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन आने लगेगी। अब समझ लो मैं इम्यून हूँ, तो मैं उन लोगों को एक तरह से मैं एक ग्रुप में हो गया जो लोग इम्यून है, और जो नहीं हो, जो लोग इम्यून नहीं है, जिनको वैक्सीनेशन नहीं मिली है या फिर जिनको अभी तक डिसीज़ नहीं हुई है, वो दूसरे ग्रुप में हो गई, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो लोग इम्यून नहीं हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करने के चांस बढ़ जाते हैं। कि जैसे कंट्री, अब समझ लो मैं इम्यून नहीं हूँ, मेरे पास वैक्सीनेशन नहीं है और मैं फिर भी इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहा हूँ, तो क्या पता मुझे कोई कंट्री अपनी कंट्री में एंटर ना करने दे, ठीक है। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जिन लोगों के पास ये इम्यूनिटी पासपोर्ट नहीं होगा उनको ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा और उनके ऊपर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाएंगी, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा बड़ी फॉल्ट लाइन कहाँ होगी, सबसे पहले वो लोग जो, अब समझ लो वेस्टर्न कंट्रीज़ में वैक्सीनेशन बहुत अच्छी लेवल पर चल रही है, बहुत तेज़ी से चल रही है, इंडिया में भी अब शुरू हो गई है वैक्सीनेशन। लेकिन आप सोचो जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं या पुअर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर वैक्सीनेशन अभी नहीं शुरू हुई है, तो वो लोग बेचारे ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, उनके साथ एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन होने शुरू हो जाएगी क्योंकि वो लोग इम्यून नहीं है इस डिसीज़ के लिए, ठीक है। तो एक तरह से एक प्रिविलेज बन जाएगी कि यस मैं तो जो है वैक्सीनेटेड हूँ और मैं इम्यून हूँ और मेरे पास इम्यूनिटी पासपोर्ट है, आई कैन गो अहेड एंड ट्रैवल, और मैं अपना जो है नॉर्मल बिजनेस, अपना जो नॉर्मल काम है वो नॉर्मल तरीके से कर सकता हूँ एज़ कम्पेयर टू दोज हु बिलोंग टू पुअर नेशंस, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि जो पुअर और मार्जिनलाइज लोग हैं वो ज़्यादा डिसएडवांटेज पे आ जाएंगे एज़ कम्पेयर टू प्रिविलेज। अब ये भी सोचो कि जो लोग रिच हैं उनको अगर ये डिसीज़ हो रही है तो देर इज़ अ स्टैटिस्टिकल एविडेंस कि जो लोग अमीर हैं उनकी डेथ रेट जो है वो नहीं है, बहुत कम है, ठीक है। जो पुअर लोग हैं वो अपना ध्यान नहीं रख पाते, अगर उनको ये डिसीज़ हो जाती है तो उनकी जो है वो डेथ हो सकती है, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि पुअर पीपल विल टेक टू मच टाइम टू रिकवर फ्रॉम दिस डिसीज़ एज़ कम्पेयर टू जो रिच एंड एफ्लुएंट पीपल, ठीक है, वो जल्दी कांटेक्ट करके इस डिसीज़ को जल्दी रिकवर कर लेते हैं क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज अच्छे हैं, उनकी डाइट अच्छी है, ठीक है, तो वो जल्दी रिकवर कर लेते हैं। तो अब होगा क्या कि जब हम इम्यून और नॉन इम्यून दो ग्रुप्स बना देंगे, तो जो नॉन इम्यून जो पुअर लोग हैं, क्योंकि उनको भी अपना काम तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, और उनके साथ अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है तो वो जानबूझ के अपने आप को इस डिसीज़ से कांटेक्ट करेंगे ताकि उनकी बॉडी भी रिकवर होके वो भी इम्यून वाले ग्रुप में आ सकें, ठीक है। क्योंकि उनके उधर तो अभी वैक्सीनेशन नहीं शुरू हुई है तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, वो जानबूझकर उनको डिसीज़ को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो ये हमारे लिए एक अच्छा इसका साइन नहीं है फॉर टू कॉम्बैट दिस पेंडेमिक, ठीक है। सो these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.